जी, सेक्शन 68 में पढ़ा था कि जो आपको नेसेसरीज प्रोवाइड की गई हैं ऐसे पर्सन को जो कि कैपेबल है, इनकैपेसिटेटेड है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और उसको अगर कोई अकोमोडेट कर रहा है तो फिर उसी की प्रॉपर्टी में से उसको रीइम्बर्स किया जाएगा, मतलब उसकी सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पढ़ रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, लेकिन बाय लॉ जब आप किसी के लिए जिम्मेदारी करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत से आपकी लाइबिलिटी हो जाती है कि दूसरे पार्ट पे जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 69। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। जैसे कि एक आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट दे देता है, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं थी लेकिन उसने पेमेंट की है, तो फिर ये है कि दूसरा बंदा जिसकी लाइबिलिटी थी वो उसको रीइंबर्स करेगा। उसके बाद सेक्शन 70 पे आ जाए। अच्छा जी, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एक दफा अनदर दोबारा पर्सन से और 69। सेक्शन 69 में मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप क्योंकि किसी के आवाज बिहाफ आपकी पे, कट रही है। अब आ रही है आवाज आपको? आवाज आ रही है आ आपको? रही है लेकिन दरमियान से जो है ना वो खराब हो जाती है। अच्छा, दोबारा से बताती हूँ। सेक्शन 69 में ये बताया गया है कि अगर आपके बिहाफ पे कोई एग्री हो जाता है कि पेमेंट करेगा, ठीक है, तो फिर ये है कि आपकी भी फिर जिम्मेदारी के बाद में उसके सर्विसेज के लिए उसको प्रोवाइड करो। इकरा, क्लियर है आपको? जी। अच्छा जी, सेक्शन 70 देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन enjoying benefit of non-gratuitous act where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing or done and delivered। अगर किसी ने लॉफुली आपके लिए एक ड्यूटी परफॉर्म की है, ठीक है, ये नहीं है कि खुदा तरसी में किया, उसने अपनी सर्विसेज पे की हैं और आपने बेनिफिट्स भी इंजॉय किए हैं, तो फिर जिसने बेनिफिट्स इंजॉय किए हैं उसकी ये जिम्मेदारी कि वो कॉम्पनसेट करे उस चीज़ के लिए जो उसने एक्ट परफॉर्म किया या वो चीज़ जो उसे डिलीवर हुई है। सेक्शन 71। A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailey। जैसे कोई एक खोई चीज़ मिलती है तो आपकी, जैसे कि बेलमेंट के तहत एक प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर की जाती है, उसी तरह बेली के तहत, बेली की तरह आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको लुक आफ्टर करो। Section 72. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under caution must repay or return it। अगर गलती से कोई चीज़ डिलीवर होगी, आपको पे कर दिया गया, तो दोबारा से आपने इसको रीपे करना है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 73 पे आ जाएं जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट मिलता है। अच्छा, आगे स्टार्ट करने से पहले इकरा, मैं आपसे खसूसी तौर पे बात करना चाह रही थी। आपको पता है कि अब जो पैटर्न है ना कि सीधे क्वेश्चंस सारे पेपर्स में नहीं आते, मतलब अगर पहले पेपर की बात करते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है तो उसमें आपको प्रोपोजिशन बन के आएगी। मैं आपको नोट्स उसके प्रोवाइड कर दूंगी और मैंने अभी 2 फाइल्स इसी में शेयर की हैं जिसमें मैंने 2 टॉपिक्स को टच किए। एक तो ये है कि माइनर के साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो उसके क्या फैक्ट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरी बात कि जो ये लाइन कही जाती है कि मियर साइलेंस इज़ नॉट अ फ्रॉड, तो कहाँ पर साइलेंस को आप फ्रॉड कंसिडर करेंगे, ये आपको लीगल प्रोपोजिशन भी बना के दी जा सकती हैं। तो जो मुझे एक्सपेक्टेड लगेंगे ना कि इस पर आपको सीधी तरह नहीं वो बात करने वाला, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी ताकि आप अपने लीगल प्रोपोजिशन के क्वेश्चन को हल कर सको, ठीक है। कल रात को मैंने जी। एक जजमेंट शेयर की थी। अच्छा, रात को एक जजमेंट शेयर की थी जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 और फैमिली कोर्ट एक्ट से रिलेटेड थी, जिसमें यह कहा गया कि जब सुलह नहीं होती ना पार्टीज के दरमियान तो फौरी तौर पर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री पास कर दी जाती है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये कहा गया कि कॉन्सेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती हस्बैंड की, वाइफ खुला ले सकती है, ठीक है। तो ये जजमेंट को आप इस पर्सपेक्टिव से इसको देखना कि भाई क्या ये मतलब कि एक तरह से तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि खुला में ये एक तरह से कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हस्बैंड की कंसेंट लेना ज़रूरी है, लेकिन आपको इसमें पता चलेगा कि कंसेंट लिए बगैर खुला की रेमेडी जो है वाइफ कैसे ले सकती है। उस हद तक इस जजमेंट को ना मैंने वैसे पूरी शेयर नहीं की,
आप इसके हेड नोट सिर्फ देख लेना, ताकि अगर कोई ऐसी प्रोपोजिशन बन के आती है ना तो आप उसके साथ डील कर सको। ठीक है इकरा? बाकी क्या कहते हैं मारिया, आपका इस तरह का हाँ क्वेश्चन जी। इतना उलझा हुआ नहीं आता, पंजाब के साइड पे ज्यादा आता तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, लेकिन नहीं मैडम, हमारा भी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया हुआ है, हमारा भी को चेंज हो पढ़े। गया हुआ है, अच्छा, हमारा आपका चेंज हो गया चेंज हो हुआ है। गया तो फिर अच्छे, तो फिर आप हमारी भी ऐसा केसरी करें कि आती है। आपको, ठीक ठीक है, मैं आपको भी प्रोवाइड कर दिया करूंगी, क्योंकि जी मैं एक मैडम। स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, ऑडिशन सेशन जज की तैयारी करवा रही हूँ, तो उनकी तो सारी लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो जो मुझे लगेगा ना कि क्लिक करेगा किस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, वो आप सबके साथ में शेयर किया करूँगी, तो आप काइंडली उसको देख लें। ठीक है, अच्छा मैडम जी। हमारे में ये होता है आगे कि अब है कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, जी बोले मैडम मारिया। हमारी कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, पीपीसी में होता है कि उसमें आती है, स्पेसिफिक में आती है, तो कुछ हैं जिनमें हम लोगों की प्रपोजिशन बन के आती हैं। ठीक है, मुझे जहाँ जहाँ लगा ना, अब मैं लाजमी आपको बताया करूँगी। फिलहाल ये है कि मैं इसके बाद आपको जजमेंट शेयर करती हूँ, आप उसको पढ़ें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। अभी क्लास शुरू होने से पहले 2 डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से, वो लाजमी पढ़ लेना। हो सकता है कोई ऐसी उलझी हुई आपको प्रॉपोजिशन दे दें, तो मटीरियल की तो ज़रूरत पड़ती है ना, जी अल्फाज मैडम। के ज़ख़ीरे के बगैर तो अपनी बात को जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। सही बात। अच्छा जी, सेक्शन 73 में हम पढ़ने लगे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन के नतीजे में जो लॉस वो सफ़र करेगा, उसके लिए ऑटोमेटिकली ये है कि आप उसको कॉम्पनसेट करोगे, लेकिन डायरेक्ट लॉस से रिलेटेड है ये। सेक्शन 73, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स फॉर सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it। मतलब कि जो नेचुरली अराइज होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में, जो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, उसके लिए आपने उसको कॉम्पनसेट करना है। सच कॉम्पनसेशन इज नॉट टू बी गिवन for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the breach। indirect चीज़ों के लिए आप उसको compensate नहीं करोगे। अच्छा जी, compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract, when an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जैसी एक ऑब्लिगेशन अराइज हुई थी और उसने उसकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, उस जिम्मेदारी पूरी ना करने के नतीजे में उसको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने उसको कॉम्पनसेट करना है। वो इसी तरह से होगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। एक्सप्लेनेशन, in estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन के नतीजे में कितना लॉस हुआ है उसको जब डिटरमिन किया जा रहा होगा, तो फिर ये देखा जाता है कि आपको कितनी इनकन्वीनियंस हुई है उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो इसको कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद Section 74, compensation for breach of contract where penalty stipulated for। जहाँ पर ये कहा गया था कि अगर मैंने मतलब के नुकसान किया तो ये जो पार्टीज के दरमियान तय पाता है उसके मुताबिक आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। स्टिपुलेशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस। When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation, not exceeding the amount so named, or as the case may be, the penalty पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक जब सम स्पेसिफाइड होती है कि अगर आप इसकी वायलेशन करोगे तो इतना पे किया जाएगा, जो पेनल्टी की सूरत में एक टर्म कंडीशन स्पेसिफाई होती है। तो जो पार्टी कंप्लेन करती है, मतलब जिसका लॉस हुआ है, उसके नतीजे में है कि अगर एक्चुअल डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जब वायलेशन आप करोगे तो उसके लिए एक रीजनेबल आप उसको कॉम्पनसेट करोगे, जो कि उतनी अमाउंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए जितना कि स्पेसिफाई है।
जो कि टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन, अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। अच्छा, अब वो जो रेट इंटरेस्ट इंक्रीज होगा उसको वो सज़ा के तौर पर उसके अंदर स्पेसिफाई किया जा सकता है कि इस तरह से इसका इंटरेस्ट अजाफी आपको देना पड़ेगा। जहाँ से आप डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर होगे, जहाँ से आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो वो इंटरेस्ट भी स्पेसिफाई हो सकता है। एक्सेप्शन, a stipulation for increase in exception है when any person enters into any bail bond, recognizance or other instrument of the same nature or under the provision of any law or under the orders of the government gives any bond for the performance of any public duty or act in which the public are interested, he shall be liable upon breach of the condition of any such instrument to pay the whole sum mentioned therein। अच्छा, जैसे कि कोई ज़मानती मचलके हैं या कोई अदालती फैसला किया गया या कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ है गवर्नमेंट के हुक्म से, ठीक है। अब अगर उसमें आप उसकी वायलेशन करते हो इंस्ट्रूमेंट की, तो फिर आपको वो जो अमाउंट उसमें स्पेसिफाई होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन हु एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट with government does not necessarily thereby undertake any public duty or promise to do an act in which the public are interested। अच्छा, जो गवर्नमेंट के लिए के साथ एक मुआहदा हुआ, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसने उसमें अंडरटेकिंग दी हो कि वो ये पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, इस प्रॉमिस को पूरा करेगा जिसके हवाले से पब्लिक इंटरेस्टेड है। जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अंडरटेकिंग ली जाए। सेक्शन 75 ऊपर टाइटल है पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल टू कॉम्पनसेशन। A person who rightly rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। ठीक है, मतलब जिसका नुकसान हुआ है उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो राइटली इंटाइटल्ड है कि उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर रहा है। जी, उसके बाद आप आ जाएं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली जहां पर आप ये अंडरटेकिंग देते हैं कि कल को अगर नुकसान हुआ तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। ज़्यादातर ये इंश्योरेंस के मामलात में होता है। सेक्शन 124, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक इंडेमनीफायर है जिसने अंडरटेकिंग दी है और जो फायदा उठाएगा वो इंडेमनिटी होल्डर है। सेक्शन 125 में देखते हैं कि इंडेमनिटी होल्डर के इंडेमनीफायर के खिलाफ क्या क्या राइट्स हैं। The promisee in contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promiser all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। मतलब जो भी जिन मामलात के हवाले से वादा किया गया था, अगर उसे दावे में डैमेजेस पे करने पड़े हैं उसके बिहाफ पे, तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग or defending it he did not contravene the orders of the promiser and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promiser authorized him to bring or defend the suit। या indemnifier के बिहाफ पे जब आपको एक दावा इंस्टीट्यूट करना पड़ा, लिटिगेशन को देखना पड़ा, उसको डिफेंड करना पड़ा, तो उसके लिए जो भी कॉस्ट आपने बियर किया उसके लिए वो उसको कंपेल कर सकता है कि वो पे करें। सबसेक्शन 3 है all sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit if the compromise was not contrary to the orders of the promiser and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity or if the promiser authorized him to compromise the suit। अच्छा जी, उसके बिहाफ पे जो उसने कंप्रोमाइज के लिए पेमेंट की है उसके लिए वो उसको क्या कहते हैं, उसको कंपेल कर सकता है कि वो उसको पे करे। Section 126, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called the surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor and the person to whom the guarantee is given is called the creditor। A guarantee may be either oral or written। ठीक है, इसमें ये कहा है कि आपने प्रॉमिस की क्या कहते हैं, प्रॉमिस की फुलफिलमेंट के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट किया है
या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तीसरा बंदा डिफ़ॉल्ट करता है तो आप लाइबल हो गए। अब जो गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी है, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो प्रिंसिपल डेटर है, और जिसको गारंटी दी जा रही है वो क्रेडिटर है। ये ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। 27. Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. कुछ भी आप उसमें अंडरटेकिंग ले सकते हो कि ये काम कर लिया जाएगा जो प्रिंसिपल डेटर को जिस तरह बेनिफिट दे सकता है, तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन रिगार्ड की जाएगी। Section 128. The liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract. देखें, श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो साथ साथ चलती है, प्रिंसिपल डेटर की दोनों जिम्मेदार हैं कि इसमें एक तरह से दो कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं कि प्रिंसिपल डेटर भी जिम्मेदार है और श्योरिटी भी जिम्मेदार है। सेक्शन 129. अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी, जिसमें आपने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी है तो इसके वाले से आप गारंटी देते हो, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। Section 130. A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transaction by notice to the creditor. Section 131. The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as a revocation of a continuing guarantee so far as regard future transaction. मतलब अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक समझा जाता है। Section 132. Where two persons contract with a third person to undertake a certain liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other, the third person not being a party to such contract, the liability of each of such two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract, although such third person may have been aware of its existence. अब जैसे दो पार्टीज दो पर्सनस अंडरटेकिंग दे देते हैं तीसरे बंदे को कि वो एक अपनी लाइबिलिटी को पूरा करेंगे, तो फिर अगर वो अलहदा से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा तो तुम लाइबल हो गए मेरे बिहाफ पे। अब चाहे उन्होंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से थर्ड पर्सन को नहीं पता, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे असरअंदाज नहीं होगा, दोनों ही लाइबल होंगे उसके हवाले से। अवेयरनेस होगी भी तब भी वो लाइबल होंगे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी के साथ। सेक्शन 133. Any variance made without the surety's consent in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor discharges the surety as to this transaction subsequent to the variance. जहाँ पर श्योरिटी की consent के बगैर ही अगर कोई तब्दीली कर ली जाती है टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में, प्रिंसिपल और डेटर क्रेडिटर कर लेते हैं, तो इससे श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है उस तब्दीली होने की वजह से। 34. The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor, by which the principal debtor is released, and by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. अच्छा, जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज़ हो रहा है या कोई ऐसा एक्ट या मिशन परफॉर्म करता है क्रेडिटर तो जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है तो श्योरिटी भी वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। Section 135. A contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes a composition with or promises to give time to or not to sue the principal debtor discharges the surety unless the surety assent to such contract. अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के दरमियान के सुलह हो जाती है या फिर ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम पर दावा दायर नहीं करूँगा, तो जब तक वो श्योरिटी उसकी असेंट ना दे दे, ठीक है, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। एक मिनट ज़रा। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स द प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्जेस द श्योरिटी। अगर तो कंसेंट दे दी कि ठीक है, अदरवाइज ये कि इसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। Section 136. Where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged. जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि ये किया गया है कि प्रिंसिपल डेटर को टाइम दिया जाएगा,
क्रेडिटर थर्ड पर्सन के साथ ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसमें प्रिंसिपल डेटर शामिल नहीं है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सेक्शन 137, mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge the surety। सिर्फ ये कह देना क्रेडिटर की तरफ से कि वो प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ दावा दायर नहीं करेगा या रेमेडी को इन्फोर्स नहीं करेगा, तो इससे श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो जाती। सेक्शन 138, where there are co-sureties are released by the creditor of one of them does not discharge the other, neither does it free the surety so released from his responsibility to the other surety। अब जहाँ पर co-sureties हैं, अगर एक क्रेडिटर एक को रिलीज कर रहा है तो उससे दूसरा अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता, और ना ही जो रिलीज श्योरिटी है वो जो दूसरा श्योरिटी होगा उसके हवाले से फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं सेक्शन 140 पे। वेयर अ गारंटीड डेट हैज़ बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज़ टेकन प्लेस, द श्योरिटी अपॉन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor। जब कर्ज अदा हो जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाती है तो वो जिस तरह से क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है, उसी तरह श्योरिटी भी अपनी राइट्स अवेल कर सकता है प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ। Section 145, in every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sum which he has paid wrongfully। इसमें ये कहा गया कि एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसने श्योरिटी को इंडेमनीफाई करना है लॉस के हवाले से, ठीक है, कि वो जो राइटली गारंटी के तहत पेमेंट बनती है प्रिंसिपल डेटर उसको पे करेगा, उसके लिए उसको रिकवर कर सकता है श्योरिटी। जी इकरा, यहाँ तक क्लियर है आपको? मैसेज बस कर दें, खोलने की ज़रूरत नहीं है उसको। जी आपको दानियाल समझ आ रही है? आप अभी आए हैं? बस मैसेज कर दें आप, या आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो आप उसको बर्दाश्त करें। जी दानियाल, आप अभी आए हैं या फिर पहले से हैं आप? मैं काफ़ी देर से मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, अभी वो लाइट चली गई थी तो ज़रा मोबाइल डेटा ऑन किया था, इस वजह से दोबारा रीजॉइन हुआ। जी ठीक है, जी ठीक है, आप अब म्यूट कर लें, मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। बस बेलमेंट और एजेंसी रह गए, तो इसको काइंडली अभी थोड़ी देर इंतज़ार करें, इसको आज ख़त्म करते हैं। जितना आज पढ़ा है उसको अगेन करना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली समझ आए। जी दानियाल, इतना काफ़ी है और पढ़ना है आगे? मेरा तो दिल था कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, ख़त्म कर लेते, फिर इसको आराम से इसको कर लेते। जी इकरा बताएं। चलें ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 148, a bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailer and the person to whom they are delivered is called the bailee। इसमें ये कहा गया है कि जब एक सर्टन पर्पस के लिए आप गुड्स को डिलीवर करते हैं तो जो बंदा जो डिलीवर करता है वो बेलर होता है, जिससे डिलीवर की जाती है वो बेली होता है, कि इस कंडीशन पे कि जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो वो चीज़ वापस कर दी जाएगी या उसके मुताबिक इस्तेमाल में ली जाएगी जैसे कि बेलर उसको डायरेक्शन देगा। Explanation: if a person already in possession of the goods of another contract to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee and the owner becomes the bailer of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment,
जब ऑलरेडी किसी की पोजेशन में गुड्स हैं और बाद में बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, तो वो इसी तरह से होगा कि एक ओनर जो है वो बेलर बन जाएगा, दूसरा बेली बन जाएगा, बेशक बेलमेंट की तरह से चीज़ ना डिलीवर की गई हो। सेक्शन 149, the delivery to the bailee may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee or of any person authorized to hold them on his behalf। मतलब कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जाएगा जिसके अफेक्ट से वो चीज़ दूसरे बेली के पास उसकी पोजेशन डिलीवर हो जाएगी। Section 150, the bailer is bound to disclose to the bailee faults in the goods paid of which the bailer is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk and if he does not make such disclosure he is responsible for damage arising to the bailee directly from such fault। अच्छा, अब कोई फॉल्ट है अगर जो गुड्स बेल्ड की गई हैं तो वो उसके लिए ज़िम्मेदार है कि उसके हवाले से जो भी फॉल्ट है उसको डिस्क्लोज करें, जिससे ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो सकता है बेली को। तो अगर वो उसका डिस्क्लोजर नहीं करता, कंसील करता है, तो वो उस डैमेज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ़ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर द बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज whether he was or was not aware of the existence of such fault in the goods बेल्ड। मतलब जहाँ पर चीज़ें हायर की जाती हैं, अगर उसको फॉल्ट के बारे में नहीं भी पता था या पता था तो वो उस फॉल्ट के नतीजे में वो जिम्मेदार होगा। सेक्शन 151, in all cases of bailment the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take of his own goods of the same bulk, quality and value as the goods bailed। उसी तरह उसने उसकी हिफाजत करनी है जैसे कि अकल रखने वाला अपनी चीज़ की हिफाजत करता है, सेम बल्क क्वांटिटी और वैल्यू की। सेक्शन 152, द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल for the loss, destruction or deterioration of the thing built if he has taken the amount of care of it described in section 151। अगर 151 सेक्शन के तहत उसने एहतियात लिया तो उसके बाद अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए वो फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। Section 153, a contract of bailment is avoidable at the option of the bailer if the bailee does any act with regard to the goods paid inconsistent with the conditions of the bailment। मतलब उसके अकॉर्डेंस वो काम नहीं करता तो फिर बेली की ऑप्शन पे उसको अवॉइड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। सेक्शन 154, if the bailee makes any use of the goods paid which is not according to the conditions of the bailment he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them। अनऑथराइज यूज़ करने की वजह से जो नुकसान होगा उसके लिए फिर बेली लाइबल होगा कि वो बेलर को कॉम्पनसेट करें। Section 155, if the bailee with the consent of the bailer mixes the goods of the bailer with his own goods the bailer and the bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced। अगर बेलर की कंसेंट से वो अपनी चीज़ को उसके साथ मिक्स कर लेता है तो जितना शेयर बनता है फिर दोनों को वो उसके मुताबिक तकसीम कर दिया जाएगा। Section 156, if the bailee without the consent of the bailer mixes the goods of the bailer with his own goods and the goods can be separated or divided, the property in the goods remain in the parties respectively but the bailee is bound to bear the expense of separation or division and any damage arising from the mixture। मतलब consent के बगैर अगर वो चीज़ों को मिक्स कर लेता है और वो सेपरेट भी हो सकती हैं तो सारा एक्सपेंस उसे बेयर करना पड़ेगा बेली को। सेक्शन 157, if the bailee without the consent of the bailer mixes the goods of the bailer with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back the bailer is entitled to be compensated by the bailee for the loss of the goods। जहाँ पर बेलर की कंसेंट के बगैर ही वो अपनी चीज़ों को उसकी चीज़ों के साथ मिक्स कर देता है और वो सेपरेट भी नहीं हो सकती तो वो उसके लिए फिर कॉम्पनसेट करेगा बेलर को। सेक्शन 158, whereby the conditions of the bailment the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee for the bailer and the bailee is to receive no remuneration the bailer shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment। मतलब
कोई काम लाइबिलिटी पूरी करनी ज़रूरी थी बेलमेंट की हुई चीज़ों के हवाले से, तो जो नेसेसरी एक्सपेंसेस आएंगे उसके लिए बेलर बेली को कॉम्पनसेट करेगा, रीएम्बर्स करेगा। सेक्शन 159, the lender of a thing for use may at any time require its return if the loan was gratuitous, even though he lent it for a specified time or purpose. जनरल प्रिजम्पशन ये दी गई है कि जब आपको खुश होके लोन दे दिया जाता है, बेशक टाइम भी स्पेसिफाई किया जाए तो वो चीज़ वापस वो ले सकता है, बट इफ़ on the faith of such loan made for a specified time or purpose, the borrower has acted in such a manner that the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him loss exceeding the benefit actually derived by him from the loan, the lender must, if he compels the return, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occasioned exceeds the benefit so derived. इसमें ये होता है कि अगर वक्त से पहले वो उसको वापस लेना चाह रहा है और उसको बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर और उसको अगर वो कंपेल करता है कि वो रिटर्न कर दे, तो वो लॉस के लिए वो इंडेमनीफाई करेगा बॉरर बेली को। अच्छा जी, सेक्शन 160, it is the duty of the bailee to return or deliver according to the bailor's direction the goods paid without demand as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose for which they were bailed has accomplished. जब purpose accomplish हो जाएगा तो वो चीज़ आप वापस उसको deliver कर देंगे। Section 161, if by the default of the bailee the goods are not returned, delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time. अच्छा, टाइम पे अगर डिलीवर नहीं करते तो जो लॉस होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेलर को कॉम्पनसेट करें। सेक्शन 162, अ ग्रेटिशियस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ आइदर ऑफ द बेलर और ऑफ द बेली। सेक्शन 163, in the absence of any contract to the contrary, the bailee is bound to deliver to the bailor or according to his direction any increase of profit which may have accrued from the goods paid. Section 164, the bailor is responsible to the bailee for any loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction respecting them. इसके बाद आप आ जाए Section 170, where the bailee has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods paid, he has, in the absence of a contract to the contrary, a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them. उसके बाद Section 172 पे आ जाए। The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. The bailor is in this case called the pawner. The bailee is called the pawnee. Section 173. The pawnee may retain the goods pledged not only for the payment of the debt or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged. Section 175. The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. Section 176. If the pawner makes default in payment of the debt or the performance at the stipulated time of the promise in respect of which goods were pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as collateral security, or he may sell the things pledged on giving the pawner reasonable notice of the sale. मतलब अगर वो डेट और परफॉर्मेंस में डिफ़ॉल्ट करता है एक स्टिपुलेटेड टाइम जो प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो उसे एज अ सिक्योरिटी उसका जो डेट उसने रखवाया हुआ है उसको अपने पास रख सकता है और उसको सेल भी कर सकता है जब उसको रीजनेबल नोटिस सर्व कर देगा। If the proceeds of such sale are less than the amount due in respect of the debt or promise, the pawner is still liable to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due, the pawnee shall pay over the surplus to the pawner. अगर स्टिल अभी पेंडिंग होगा, प्रोसीड्स कम होंगे, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो पे करेगा।
Defaulting pawner's right to redeem. Section 177. If a time is stipulated for the payment of the debt or performance of the promise for which the pledge is made, and the pawner makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expenses which have arisen from his default. मतलब अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पे परफॉर्मेंस दे देता है या फिर एक मिनट जरा परफॉर्मेंस फॉर विच द अगर जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसमें वो अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है लेकिन सेल से पहले वो सब्सिक्वेंट टाइम पे अगर पेमेंट कर देता है या अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देता है तो वो उसको रिडीम कर सकता है। उसके साथ ये ज़रूरी है कि जो एडिशनल एक्सपेंसेस आए हैं उसके लिए भी उसको पे करना पड़ेगा। सेक्शन 178 pledge by mercantile agent. Where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of the goods or the documents of title to goods, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pawnee acts in good faith and has not at the time of the pledge noticed that the pawner has no authority to pledge. इसमें यह कहा गया कि अगर ओनर ने ऑथराइज किया हो कि वो प्लेज कर सकता है जो उसके बिहाफ पे एजेंट ट्रांजैक्शन देख रहा है तो उस प्लेज की जो बुनियाद है वो वैलिड पे है। और उसके साथ ये कि पॉनी ने गुड फेथ में काम किया हो, परफॉर्म किया हो। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ तक क्लियर है आपको? मैसेज पे कर दें, फिर आगे मैं एजेंसी का लास्ट रह गया इसको आगे करते हैं। यस ठीक है, इकरा आपको क्लियर है? तो सेक्शन तो नहीं पूछना आपने? ठीक है। Section 182. An agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. Section 183. Any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent. Who may be an agent? Section 184. As between the principal and third person, any person may become an agent, but no person who is not of the age of majority and of sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provision in that behalf therein contained. Section 185. No consideration is necessary to create an agency. Section 186. The authority of an agent may be expressed or implied. Section 188. An agent having an authority to do an act which has an agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. An agent having an authority to carry on business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business. Section 189. An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Section 190. When agent cannot delegate. An agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade a sub-agent may, or from the nature of the agency a sub-agent must be employed. Section 191. A sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of the agency.
उसके बाद सेक्शन 196 पे आ जाए। रेटिफिकेशन अप्रूवल के प्रोसीजर को कहते हैं। सेक्शन 196 where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such act. If he ratify them, the same effect will follow as if they had been performed by his authority. Section 201. An agency is terminated by the principal revoking his authority, or by the agent renouncing the business of the agency, or by the business of the agency being completed, or by either the principal or agent dying or becoming of unsound mind, or by the principal being adjudicated and insolvent under the provision of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtors. Section 202. Where the agent has himself an interest in the property which forms the subject matter of the agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest. मतलब एडवर्स इंटरेस्ट रख रहा है तो इससे भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। सेक्शन 203. The principal may, save as is otherwise provided by the last preceding section, revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. Section 204. The principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised so far as regards such acts and obligation as arise from the acts already done in the agency. मतलब अगर पार्शियल परफॉर्मेंस दे दी जाती है तो फिर एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेक्शन 211. An agent is bound to conduct the business of his principal according to the direction given by the principal, or in the absence of any such direction, according to the custom which prevails in doing business of the same kind at the place where the agent conducts such business. When the agent acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good to his principal, and if any profit accrues, he must account for it. मतलब जिस तरह से डायरेक्शन दी जाएंगी उसके मुताबिक उसने परफॉर्म करना है। अगर लॉस होता है तो उसके लिए उसने प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करना है, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसके लिए उसने उसको जवाब देना है, इंटीमेट करना है। सेक्शन 212. An agent is bound to conduct the business of the agency with as much skill as is generally possessed by person engaged in similar business. Unless the principal has notice of his want of skill, the agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses, and to make compensation to his principal in respect of the direct consequences of his own neglect, want of skill or misconduct, but in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct. इसके लिए इसमें यह कहा गया है कि जो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक उसने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड करना है, और अगर कोई उसकी वजह से, कोई निगलेक्शन की वजह से या स्किल ना होने की वजह से उसे नुकसान होता है तो उसके लिए उसने कॉम्पनसेट करना है, लेकिन वो डायरेक्ट लॉस के लिए होगा, इनडायरेक्ट लॉस के लिए नहीं होगा। सेक्शन 213. An agent is bound to render proper account to his principal on demand. Section 215. If an agent deals on his own account in the business of the agency without first obtaining the consent of his principal and acquainting him with all material circumstances which have come to his own knowledge on the subject, the principal may repudiate the transaction. If the case shows either that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent, or that the dealing of the agent have been disadvantageous to him. Section 216. If an agent without the knowledge of his principal deals in the business of the agency on his own account instead of on account of his principal, the principal is entitled to claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction.
Section 217. An agent may retain out of any sums received on account of the principal in the business of the agency all money due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business, and also such remuneration as may be payable to him for acting as agent. मतलब कि जब तक उसको उसकी पेमेंट अदा नहीं होती तो वो उसकी जो चाहे उसकी प्रॉपर्टी या सम है उसको रिटेन कर सकता है जब तक कि उसे अदा ना कर दिया जाए. Section 218. Subject to such deduction, the agent is bound to pay to his principal all sums received on his account. Section 290. In the absence of any special contract, payment for the performance of any act is not due to the agent until the completion of such act, but an agent may detain money received by him on account of goods sold, although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or although the sale may not be actually complete. Section 221. In the absence of any contract to the contrary, an agent is entitled to retain goods, paper, and other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursement, and services in respect of the same has been paid or accounted for to him. Section 222. The employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all lawful acts done by such agent in exercise of the authority conferred upon him. Section 223. Where one person employs another to do an act and the agent does the act in good faith, the employer is liable to indemnify the agent against the consequences of that act, though it cause an injury to the rights of third person. Section 225. The principal must make compensation to his agent in respect of injury caused to such agent by the principal's neglect or want of skill. हाँ जी, कोई सेक्शन पूछने वाला तो नहीं है? अच्छा, दानियाल और स्पीकर ऑन किए बगैर आप दोनों बताएं कि आप दोनों ने पास पेपर तैयार किया हुआ है जनरल नॉलेज का, फर्स्ट मॉडल पेपर जो था. एक मैं सिलेबस देख लूँ. अच्छा, एक मिनट. ठीक है इकरा, आपने बता दें कि आपने जनरल नॉलेज वाला किया. अच्छा जी, इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोड सिविल प्रोसीजर. एक्सक्यूज मी. अच्छा, कल से आपको जी बोलें दानियाल. मैम एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे. जी बोलें. मैम एक पोर्शन हमने सिविल लॉ का कर लिया, अब चूँकि सिविल लॉ 3 मैम क्रिमिनल लॉ शुरू करें मैम, जिसमें पीपीसी और ये क्यूएसओ है और ये सीआरपीसी है मैम. अच्छा, बोर हो रहे हैं? क्योंकि मैम एक इसमें फ़ायदा ये था कि वो इंस्पेक्टर लीगल की भी सीट्स आई थी, चलो उससे वो पीपीसी और सीआरपीसी भी कवर हो जाएगी. अच्छा अच्छा, सीपीसी और सीआरपीसी भी है. जी. जैसे बाकियों की मर्जी है, मेरी तो सिर्फ एक ऑप्शन थी आपको. अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि
क्रिमिनल लॉ में ना सीआरपीसी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बेहतर है, बेहतर है। हाँ, क्योंकि मैं अभी क्यूएसओ ना बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाह रही। ऐसी बात नहीं है कि आता नहीं है, बस पढ़ा पढ़ा के ना क्यूएसओ थोड़ा अजीब सा लग रहा है इस टाइम मुझे। तो मैंने कहा कोई नई चीज़ होनी चाहिए। इकरा ठीक है क्या फिर हम क्रिमिनल लॉ का पेपर कर लें, थोड़ी देर सिविल को। इकरा मैं ये कह रही थी कि जैसे रिक्वेस्ट की है दानियल ने, क्रिमिनल लॉ का जो पेपर है उसमें सीआरपीसी स्टार्ट कर दें। अच्छा मारिया, ऐसा है कि आप मुझे सबसे पहले बताएं कि सीआरपीसी आप सर उमर से तैयार कर रही हैं या वो करवानी है, आपने करनी है वो। अच्छा तो 4 बजे आप अवेलेबल होंगी मारिया, या थोड़ा सा फिर टाइम में चेंज करूँ। अच्छा इकरा और क्या कहते हैं दानियल, आपके लिए पॉसिबल है कि 3:30 क्लास ले ली जाए। मैम कोई इशू नहीं है मुझे। कोई इशू तो नहीं, इकरा आपको तो नहीं कोई इशू। चलें फिर ऐसा करते हैं कि कल से 3:30 क्लास ले लेते हैं हमारी। अभी फॉर द टाइम बिंग वो जो 1 बजे की क्लास है ना, वो मैं इसलिए बंद करना चाह रही हूँ क्योंकि लीगल प्रोपोजिशन से रिलेटेड ना मुझे काफ़ी जजमेंट्स पढ़नी है, आपको भी करानी है, बाकी स्टूडेंट्स को भी करानी है, तो वो ना पढ़े बगैर वो ऐसे होती भी नहीं है। तो फिर 3:30 का टाइम रखते हैं और कल से इंशाल्लाह फिर सीआरपीसी का करेंगे। अच्छा ये क्रिमिनल लॉ में, अच्छा आपके जो मारिया है आपका तो पीपीसी और सीआरपीसी है, लेकिन इजाफी आप दो दानियाल और इकरा, हमने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस भी करना है। अच्छा पहली बात तो ये है कि प्लीज़ अपनी बेयर एक्ट की जो रीडिंग है ना, अपने सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आपने अभी कतन ये नहीं सोचना कि मैं लीगल प्रोपोजिशन का क्वेश्चन कैसे करूंगी या कैसे करूंगा, क्योंकि जब तक आपको लॉ का नहीं पता ना, आप उस क्वेश्चन को नहीं रिजॉल्व कर सकते जो आपसे पूछा गया है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल ना बिल्कुल बेसिक होके काम करो, ठीक है। समझ आ रही है ना इकरा दानियल के, अभी जो भी ये कहता है ना कि प्रैक्टिस किए बगैर ये काम नहीं हो सकता, ये आपकी एक जस्ट एक परसेप्शन है कि आप लॉ को कैसे समझ पाए हो। क्योंकि अगर एकदम से मैं आपको जजमेंट्स पढ़ाऊंगी ना, तो मैं तो पढ़ लूंगी पर शायद आपसे ना हो, ठीक है ना। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ने एक टारगेट रखें कि जैसे कि अब चूँकि अब एक हफ़्ता हो गया है, तो आप नेक्स्ट मंडे को ना मैं आपको ये काम असाइन करती हूँ। अब सुन लें, सिर्फ दानियल और अच्छा क्या कहते हैं, अगर मारिया आप भी करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो आपका टेस्ट लेना है ना, वो अब आप ये सुन लें कि आपका लिमिटेशन एक्ट और मुस्लिम फैमिली लॉज हैं जो, इनका मैंने मंडे को टेस्ट लेना है। अब आपको जो बेसिक लॉ है ना उसका पता होना चाहिए। अगर मुस्लिम फैमिली लॉज की बात करते हैं तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस हैं, फैमिली कोर्ट एक्ट है, अच्छे से वो पढ़ो सेक्शन में क्या बात की गई है। मुझे सिर्फ उस हद तक आपकी तैयारी चाहिए, जजमेंट्स में नहीं अभी आपने जाना। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, फैमिली कोर्ट एक्ट, ठीक है, और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, सही है। और उसके अलावा लिमिटेशन एक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको भेज दिए, जिसको नहीं मिले वो मुझे अलग से मैसेज कर दें। तो लिमिटेशन एक्ट और फैमिली लॉज की हद तक आप तीनों का ना मैं मंडे को टेस्ट ले लेती क्योंकि ये कॉमन है आपके, सही है। और लिमिटेशन एक्ट में ना चार्ट मैंने दानियाल और इकरा आपको भेज दिया था, तो वो आपने चार्ट भी याद करना है आपका। चलो अच्छी बात है, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे का आपका क्या टेस्ट है कि फैमिली लॉज आपके सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है।
उसके अलावा आपका जो लिमिटेशन एक्ट है वो तैयार होना चाहिए। और जैसे जैसे मौका मिलेगा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे तैयार करने हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हैं वो मैं आपको लाजमी करूँगी। अच्छा, ये जो रात को मैंने एक जजमेंट भेजी थी ना सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 से रिलेटेड, इसको ज़रा स्टडी लाजमी करना, ठीक है? इतनी मुश्किल नहीं है, जजमेंट ना समझ आए तो वो मेरे से आप डिस्कस कर लेना, खुला के हवाले से है कि क्या ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ खुला के ख़िलाफ़ है कि नहीं है। मुझे भी नोट्स दे दें, मैं टेस्ट दे दूँगी। अच्छा मारिया आपको, अच्छा कोई भी नहीं मिला, ठीक है मैं आपको लैदा से ना वो भेज देती हैं। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ तक आज काफ़ी है या मैं आगे चलूँ? क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि इंग्लिश का ना करवाऊँ, लेकिन अगर हिम्मत है कोई मसला नहीं है, मैं इंग्लिश के स्टार्ट करवा देती हूँ। मारिया आपकी हद तक आप पता क्या करो, मैंने जो इवनिंग टेस्ट लेना है उसको पढ़ो, अगर दे सकती है तो मुझे ओके कर देना, वो आप उनके साथ दे देना, आपके लिए इतना इस हद तक ठीक है, सही है। अच्छा ये बताएं मारिया, आप जीके की तैयारी कहाँ से कर रही हैं? कोई बुक है आपके पास? दानियाल और इकरा, मैं आज इंग्लिश का काम करवा दूं? नो मैडम, किसका आया? अच्छा अच्छा, इकरा दानियाल मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं इंग्लिश का काम करवा दूं आज या रहने दूं? जी दानियाल काफ़ी है इतना? मैम आज रहने दें इंग्लिश। अच्छा, और जीके का, अच्छा आपका पहला मॉडल पेपर आपका हो गया है, और इकरा आपका आज मॉडल पेपर आ जाएगा क्या? दे विल डिलीवर माई बुक टुडे। अच्छा फिर ठीक है, आप नेक्स्ट 50 ऑप्शंस कर लें दानियाल, ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पेपर के। तो इकरा आपकी अब ये ड्यूटी है कि पहला मॉडल पेपर अगर नहीं होता ना तो सेकंड मॉडल पेपर के जो पहले 50 है ना ऑप्शंस, वो आपने लाजमी करने हैं। तो वो आपकी बस अब किताब आ जाए, ठीक है, उनको कॉल कर दीजिएगा कि आज लाजमी दे जाए, वरना मैं फिर उनको कॉल करती हूँ, ठीक है। जीके की बुक रेफर कर दें या कुछ और ही बता दें? जीके के लिए ना मैं आपको, मारिया मैं आपको ना स्नैप सेंड करती हूँ, आप ऑर्डर कर दें कि आपको वो बुक डिलीवर कर दें, लेकिन उसके लिए ना आपको 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, आपके पास बुक आ जाएगी, ठीक है, वो मैं आपको अलहदा से टेक्स्ट कर देती हूँ। चलो ठीक है, फिर अब आप रेस्ट करें, मैं दानियाल कल इकट्ठा सुन लूँगी, ठीक है, नेक्स्ट 50 आप कर लें, इसको आगे लेके चलते हैं, जी बेहतर है। ठीक है।